ठीक है, आज का जो पहला टॉपिक है देखिए, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सब जानते हैं क्या होता है। ठीक है, ये दो मास है, इसका मास m1 है और इसका मास क्या है m2। दोनों के सेंटर के बीच की दूरी क्या है r है। दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या है f है। कह रहे जो फोर्स की वैल्यू होती है वो इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट की क्या होता है, डायरेक्टली होता है। और इन दोनों मासेस के बीच के सेंटर के बीच की दूरी होती है उसके स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली होता है। दोनों कंबाइन कीजिए तो क्या है आपका f इज डायरेक्टली इनटू m1 m2 अपॉन में क्या हो गया r स्क्वायर। f इज इक्वल्स टू में g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। यहां पर g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोलते हैं क्योंकि इसकी पूरी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होती है वो पूरे यूनिवर्स में क्या होती है, सेम होती है। यूनिवर्स के किसी भी कोने पे चले जाओ जी की वैल्यू आप यही यूज करने वाले हो। कई सारे ऐसे भी कांस्टेंट होते हैं जो हर जगह पर क्या करते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, आपको एक जैसी और कांस्टेंट मिलने वाली है। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो आगे बढ़ो। अरे करा दिया था, इसी के ऊपर टॉपिक है तो इसलिए एक बार मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, पहला जो आज का टॉपिक है वो है भैया शेल थ्योरम। क्या है, आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक है लेकिन भैया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नीट वगैरह में बहुत ज्यादा आता है। शेल थ्योरम, थ्योरम ये न्यूटन ने दी थी। किसने दी थी, न्यूटन बच्चे ने दी थी ये थ्योरी 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी मतलब 1600। ठीक है, इन्होंने कहा था भैया मान लीजिए इन्होंने एक शेल लिया। ठीक है, यहां पर एम क्या है, टोटल मास ऑफ शेल, सेल या होलो स्फीयर, होलो स्फीयर, होलो स्फीयर का कुल मास क्या है, कैपिटल एम। आर क्या है इसकी, रेडियस ऑफ शेल, सेल की रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, यहां पर और आर क्या है, स्मॉल आर क्या है, सेपरेशन इन बिटवीन, इन बिटवीन सेंटर ऑफ शेल एंड स्मॉल एम। एक पॉइंट मास है, ये क्या है भैया, पॉइंट मास। पॉइंट मास वो मास होता है जिसका कोई साइज नहीं होता, ना के बराबर होता साइज। ठीक है, अब देखिए केस फर्स्ट ले लो, केस फर्स्ट ध्यान दीजिएगा। केस फर्स्ट में हम कर रहे हैं भैया, ये आपकी शेल है, होलो स्फेरिकल बॉडी। होलो स्फेरिकल बॉडी को हम शेल भी कहते हैं। इसका सेंटर ये रहा, इसका कुल मास क्या है, एम है। इसका कुल मास क्या है, लिखा ऊपर। और एक बॉडी का जिसका मास एम होता है वो पूरा का पूरा मास कहां पे लाई करता है, इसके सेंटर पर। कहां लाई करता है, सेंटर पर, जिसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। इससे आर डिस्टेंस पर एक स्मॉल एम मास है, ये पॉइंट साइज का क्या है, पॉइंट साइज का मास वो मास होता है जिसका साइज क्या होता है, ना के बराबर होता है। केवल उसके मास को कंसीडर करते हैं, उसके साइज को कंसीडर नहीं किया जाता। इनके बीच में दूरी क्या है, स्मॉल आर है। यहाँ पर इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर क्या है। तो यार पहले केस में आपका कैपिटल स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से क्या है, बड़ा है। पहले केस में स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से बड़ा है। तो इस केस में इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, ध्यान रखना, वो जी कैपिटल एम। कैपिटल एम मतलब कि इस सेंटर का मास, सेंटर का मास क्या होगा, इस सेंटर का मास क्या होगा, जितना इस पूरी बॉडी का मास है होलो स्फेरिकल सेल का। और इसका मास क्या है, स्मॉल एम, और उनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल आर। ये सेल के आउटसाइड था। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड आता है। केस सेकंड में, केस सेकंड की जब मैं बात करता हूं तो इस बारी जो आपका शेल है, सेल की सरफेस पे ही स्मॉल आर्म आ गया। स्मॉल एम क्या है, उसकी सरफेस पे पड़ा हुआ है। तो सरफेस पे पड़ा हुआ तो उनके बीच की जो स्मॉल आर की दूरी थी वो क्या होगी, कैपिटल आर के बराबर रहेगी इस बारी। ठीक है, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, तो एफ इक्वल्स टू में जी कैपिटल एम, इसका इस सेंटर का मास, सेंटर का मास क्या है, इस शेल के मास के बराबर होगा। स्मॉल एम और दूरी क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, और तीसरे केस में, इस केस में भैया ध्यान रखना, स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर के बराबर है। केस नंबर थर्ड क्या है, केस थर्ड। केस थर्ड में आपने क्या किया, होलो स्फेरिकल बॉडी के अंदर ही क्या कर दिया, होलो स्फेरिकल बॉडी, ये जो होलो सेल है यानी शेल है, इसके अंदर आप स्मॉल एम को लेके आ गए। स्मॉल एम को कहां ले आए, इसके अंदर लेके आए। इसका सेंटर ये था। ठीक है,
इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल आर है। और इस केस में, केस थर्ड में, स्मॉल आर की जो भी वैल्यू है, स्मॉल आर की जो भी वैल्यू है वो स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो कैपिटल आर से क्या है, कैपिटल आर से छोटी है, कैपिटल आर। तो फोर्स कितना लगेगा, तो भैया आपको बता दूं, इन दोनों मासेस, इस मास और इस सेंटर के बीच में आप किसी प्रकार का कोई फोर्स लगने वाला नहीं है। फोर्स बॉडी पे जब ही तक लगता है जब तक उसके वो कहा किसी सरफेस पे होता है। जैसे ही वो खाली जगह पर आता है ना, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगना क्या होता है, बंद हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो जैसे ही जब तक था यहाँ पे इसके नीचे सरफेस थी, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ये वाला, इसके नीचे भी सरफेस है, फोर्स लग रहा है, लेकिन इसके नीचे कोई सरफेस नहीं है, सेंटर तक कोई सरफेस नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है भैया, ये हो गया होलो के लिए। किसके लिए हो गया, होलो। अब मैं बात करता हूँ सॉलिड स्फीयर के लिए। किसके बात करता हूँ, सॉलिड स्फीयर। कैसा स्फीयर है आपका, सॉलिड है। ठीक है, केस इसमें भी केस फर्स्ट, ये सॉलिड स्फीयर है, और सॉलिड स्फीयर में पूरा मास क्या है, पूरा बॉडी भरी पड़ी है, इसका सेंटर क्या है, ओ है, और इसकी रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक मास रखा हुआ है, पॉइंट मास, जिसका मास एम है। इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, एफ जी कैपिटल एम। इसका मास क्या है, मास ऑफ सॉलिड, जो आपका सॉलिड स्फीयर है उसका मास क्या है, कैपिटल एम है। ठीक है, और आर क्या है, इसकी रेडियस है, रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर। ठीक है भैया, तो इन दोनों के बीच में फोर्स क्या लगेगा, अपॉन में आर स्क्वायर। ये इन दोनों के बीच का फोर्स नॉर्मली था, जो पहले वाला केस था वही है। अब देखिए केस नंबर थर्ड। अच्छा, यहाँ पर स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर से बड़ा है। अब आते हैं केस नंबर सेकंड में। केस नंबर सेकंड की बात करता हूं, तो इस बारी सॉलिड स्फीयर की सरफेस पर ये आके बैठ गया कौन, स्मॉल एम। जो स्मॉल एम मास है वो कहां पे आ गया, यहीं पे आ गया। इसका मास क्या भैया, कैपिटल एम, वो सेंटर का मास। तो ये होलोस्फेरिकल बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है, उसके सेंटर पर। इसका कुल मास क्या है, एम, तो उसके सेंटर ऑफ मास का मास भी क्या होगा, एम ही होगा। इन दोनों के बीच में तो फोर्स लग रहा है, इसमें स्मॉल आर किसके बराबर है, कैपिटल आर के। स्मॉल आर इक्वल्स टू में कैपिटल आर, तो इनके बीच में फोर्स लग रहा है, क्या होगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। ये फोर्स क्या है, मैक्सिमम है, क्या है, मैक्सिमम फोर्स होता है। लेकिन केस नंबर थर्ड, ध्यान दीजिएगा इस वाले केस को, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में क्या हो रहा है कि इस बार जो स्मॉल एम है, इस बार जो स्मॉल एम है वो कहां गया, इस सॉलिड बॉडी के अंदर है, आगे नहीं आ गया। ये देखो, इसकी रेडियस क्या थी, आर था, लेकिन स्मॉल एम कहां गया, यहां पर आ गया। अब देखिए स्मॉल एम के नीचे तो मटेरियल है, जब तक नीचे मटेरियल लगेगा तभी तक स्मॉल एम पे क्या लगेगा, फोर्स। जैसे यहाँ पर पीछे देखिए, पीछे यहां पर था तो इसके ऊपर फोर्स लगा था, तो किसके नीचे क्या है, मटेरियल है। यहां पर है, इसके नीचे मटेरियल था, है मटेरियल के ऊपर ही तो है। लेकिन इसके नीचे ये इस वाले केस में इसके नीचे कोई मटेरियल नहीं है, इसके ऊपर फोर्स लगना क्या हो गया, बंद हो गया। अब मैं इसको देखता हूँ, इसमें भी देखो, ये स्मॉल एम के नीचे क्या है, मटेरियल है ना, तो फोर्स लग गया। स्मॉल के एम के नीचे भी मटेरियल है, फोर्स लग गया। और लेकिन स्मॉल एम के नीचे भी क्या है भैया, मटेरियल है, और वो इस छोटे से स्फीयर का मटेरियल है। देखिए आप जहां पर भी रहोगे ना, मान लीजिए आप सरफेस पे हो, आपके नीचे सेंटर से आपकी दूरी कितनी होगी, अर्थ की रेडियस के बराबर होगी। जो आप स्फीयर लोगे वो अर्थ ही लोगे, क्या लोगे। लेकिन अगर मान लीजिए 1 किलोमीटर में नीचे चले आता हूं, तो जो आपके नीचे जो स्फीयर बनेगा ना, वो अब अर्थ से क्या होगा, 1 किलोमीटर कम रेडियस का बनेगा। आप 10 किलोमीटर नीचे चले आओ, तो आपके नीचे जो स्फीयर रहेगा वो क्या होगा, अर्थ से 10 किलोमीटर छोटा स्फीयर बनेगा। तो आप कहां आ गए भैया, अंदर आ गए। तो जो स्फीयर बनेगा, जो आपके नीचे जो स्फीयर है, वही अब आपको क्या करेगा, अपने सेंटर की तरफ खींचेगा। समझ गए, जो नीचे आ गए ना आप,
तो कितना नीचे है, मान लीजिए कुछ भी नीचे है, तो उतना ही छोटा क्या होगा, स्फीयर बनेगा, और वही स्फीयर क्या करेगा, अपने सेंटर की तरफ आपको खींचेगा। ठीक है, तो ये कितने फोर्स से खींच रहा है, तो भैया फोर्स निकालने के लिए इसका मास क्या है, स्मॉल एम है, इसका मास क्या है, और इस सेंटर का मास क्या हो गया, एम डैश, क्या हो गया। अब ये छोटे वाले स्फीयर का मास होगा इस सेंटर का मास, समझ गए, इस छोटे वाले स्फीयर का मास क्या होगा, सेंटर का मास, इसकी डेंसिटी, चलो इसका मास क्या था, कैपिटल एम था, इसका वॉल्यूम क्या था, कैपिटल वी। कैपिटल वी की वैल्यू क्या है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, बड़े वाले स्फीयर की बात कर रहा हूं मैं, बड़े वाले स्फीयर का मास क्या था, कैपिटल एम था, आपको याद है, ये लिखा हुआ है, बड़े वाले स्फीयर का मास, बड़े वाले स्फीयर की रेडियस क्या है, आर है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका कुल मास इतना है, इसका कुल वॉल्यूम इतना है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर, स्फीयर जो आपका स्फीयर दे रखा, उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होगा, पर यूनिट वॉल्यूम में सोचते हो, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होगा, कैसे निकलेगा, मास अपॉन में उसका कुल वॉल्यूम, मास कितना है इसका एम, और वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसको हम डेंसिटी भी कहते हैं। अगर किसी का आपको मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम का मास कितना होगा, तो आप क्या करो, उसका कुल मास अपॉन में उसका कुल वॉल्यूम डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आएगा, एक यूनिट वॉल्यूम का मास। तो अपने को निकालना है छोटे वाले, ये छोटा वाला जो स्फीयर बना ना, ये छोटा वाला जो स्फीयर बना आपका, इसका मास निकालना है। अपने को पता है जो इसकी डेंसिटी होगी वही डेंसिटी इसकी भी होगी, क्योंकि मटेरियल तो सेम ही है ना। तो मास ऑफ स्मॉलर स्फीयर कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर इनटू में डेंसिटी। अगर स्मॉलर स्फीयर का आपको वॉल्यूम पता लग जाए, इसका इतने का वॉल्यूम पता लग जाए, और आपको पता डेंसिटी आपको पता ही इतनी है, तो इसके वॉल्यूम और इसकी डेंसिटी की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसका मास आ जाएगा। तो इसका मास हम निकाल लेते हैं, चलो वॉल्यूम डेंसिटी, ठीक है। अब देखिए, तो मास ऑफ स्मॉलर स्फीयर क्या है भैया, एम डैश है, उसका वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब होगा। उसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर होगी ना, देखो जो उसकी रेडियस है वो कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी के बराबर है, इसके डिस्टेंस और इसके बीच के डिस्टेंस की दूरी के बराबर है उसकी रेडियस। इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल आर है, तो उसकी रेडियस भी क्या होगी, स्मॉल आर होगी, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया स्मॉलर स्फीयर का वॉल्यूम, और उसकी डेंसिटी, तो स्मॉलर स्फीयर का वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी कितनी आ रखी है, कैपिटल एम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये और ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो आपको पता लग गया जो छोटा वाला स्फीयर है, छोटे वाला स्फीयर जो जिसकी सरफेस पे कौन खड़ा है, एम, जिसकी सरफेस पे कौन है, एम कहां पर है, छोटे वाले स्फीयर की, छोटे वाले स्फीयर के सरफेस पर ये एम पड़ा हुआ है, समझ गए। तो छोटे वाले स्फीयर का जो मास आया वो क्या है, कैपिटल एम कैपिटल आर क्यूब, सॉरी स्मॉल आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब। ये हो गया छोटे वाले स्फीयर का मास। हमें पता है छोटे वाले स्फीयर का मास कितना है, एम डैश आ गया। आपको पता सारा का सारा मास क्या करेगा, उसके सेंटर पे लाई करेगा, सेंटर पे लाई करेगा ना उसके। और दूसरा मास क्या है, स्मॉल एम है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, आर है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, जी एम डैश एम अपॉन में दोनों के बीच की दूरी क्या है, आर स्क्वायर। जी एम डैश की वैल्यू क्या रखी है, एम डैश की वैल्यू क्या रखी है, एम स्मॉल आर स्क्वायर क्यूब है, क्यूब कैपिटल आर क्यूब, और ये क्या हुआ, दूसरा वाला मास क्या है, एम है, अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। ये और ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो आपको पता लग गया इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, जी कैपिटल एम स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर क्यूब। ये आ गया। हम देख रहे हैं भैया जो फोर्स है वो आर के क्या है, डायरेक्टली है, स्मॉल आर के क्या है, कैसे देखिए सुन लीजिए। मान लीजिए स्मॉल आर की वैल्यू ये हो गई, अभी भी तो अंदर है, स्मॉल एम यहाँ पे आके बैठा होगा, ये जो छोटा वाला स्फीयर होगा वो इतना बड़ा बनेगा। अब छोटा वाले स्फीयर का साइज क्या होगा, बड़ा हो गया, उसका साइज बड़ा हो तो उसका मास भी क्या हो गया, और जब मास बढ़ गया तो दोनों के बीच में फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अब मान लीजिए आप स्मॉल एम यहाँ पे आके बैठा,
तो जो स्पेयर बनेगा उसके नीचे वो क्या बनेगा, ये बनेगा। अब मास क्या होगा, बहुत ज्यादा हो गया, उसके ऊपर फोर्स भी क्या लगेगा, बहुत ज्यादा। इसलिए जब सरफेस पे था ना तो मैंने फोर्स को क्या लिखा था, मैक्सिमम। क्या लिखा था? लेकिन अब जब दूर बाहर जाएगा, पॉइंट बाहर जाएगा, अब मास बढ़ना बंद हो गया, क्योंकि मास तो इतना ही रहेगा ना, इतने स्पेयर का। अब मास बढ़ना बंद हो गया, केवल दूरी बढ़ रही है, तो फोर्स क्या होगा, कम होने लगेगा। ठीक है, जब तक वो सेंटर से दूर जाता है सॉलिड स्पेयर के, तब तक क्या होता है, स्पेयर का साइज बढ़ता है, मास बढ़ता है, और फोर्स क्या होता है, बढ़ता है। और दूर गया, और स्पेयर बड़ा हुआ, उसका मास और ज्यादा हुआ, और वो स्मॉल एम पे क्या लगाएगा, और ज्यादा फोर्स लगाएगा। जैसे सरफेस पहुंचता है तो स्पेयर क्या होता है, मैक्सिमम बड़ा जाता है, और स्पेयर का साइज मैक्सिमम हो जाता है, तो उसके नीचे का मास क्या होता है, बहुत ज्यादा आता है, और फोर्स भी क्या लगता है, ज्यादा लगता है। लेकिन जैसे ही मैं बाहर की तरफ जाता हूं तो मास बढ़ना क्या होता है, बंद हो जाता है। केवल क्या बढ़ता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ने पर फोर्स की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखना, जब तक आप सॉलिड स्फीयर के अंदर हो, जब तक आप सॉलिड स्फीयर के अंदर हो, तब तक आपका जो फोर्स है वो एफ के क्या होगा, डायरेक्टली होगा। आर के क्या होगा, जितना बड़ा आर रहेगा, नहीं सेंटर से इतनी दूर, ज्यादा दूरी पर रहेगा आप सॉलिड स्फीयर के अंदर, इनसाइड है, इनसाइड ऑफ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड, तब तक आपका क्या होगा, फोर्स बढ़ता रहेगा। ठीक है, यही क्या है, शेल थ्योरम है। आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक है, लेकिन आपको ध्यान रखना। ठीक है भैया, शेल। ठीक है, अब आते भैया अगले टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशनल शील्डिंग। ग्रेविटेशनल शील्डिंग क्या होती है भैया, सुन लीजिए। ग्रेविटेशनल शील्डिंग का मतलब होता है कि भैया किसी रीजन में ग्रेविटेशनल, जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन होती है, देखिए एक बॉडी दूसरी बॉडी के अगर ऊपर फोर्स लगा रही है, तो वो इसी के लिए लगा रही है क्योंकि वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन क्या हो रही है, दूसरी बॉडी तक पहुंच पा रही है। तो कह रहे हैं शील्डिंग का मतलब होता है कि उस रीजन में ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन पहुंच ना पाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ग्रेविटेशनल फील्ड से आप किसी भी रीजन को शील्ड नहीं कर सकते। शील्ड करना मतलब क्या होता है कि वहां पर पहुंच ही ना पाए। ग्रेविटेशन शील्डिंग पॉसिबल नहीं है। ग्रेविटेशन शील्डिंग किसी भी स्पेस को आप ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन से फ्री नहीं कर सकते। आप किसी भी स्पेस में ना, किसी भी स्पेस को, किसी भी रीजन को ग्रेविटेशन फील्ड लाइन से फ्री नहीं कर सकते। हमेशा कहीं ना कोई मास दूर दराज बैठा हुआ, वो अपनी ग्रेविटेशन फील्ड लाइन को वहां पे क्या करेगा, पहुंचा देगा। आप उस रीजन को कभी भी शील्ड, आप चाहोगे इस कमरे में ग्रेविटेशन फील्ड लाइन नहीं आए, तो भैया कहीं ना कहीं से आई जाएगी। कभी भी किसी रीजन को शील्ड नहीं कर सकते, समझ गए भैया, ये ध्यान रखना। ग्रेविटेशन शील्डिंग इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, इसको पॉसिबल ही नहीं है। अभी आप 12th में पढ़ोगे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, तब आपको ये टॉपिक क्या होगा, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अभी इतना ध्यान रखना कि आप किसी भी रीजन को ग्रेविटेशन फील्ड लाइन से शील्ड नहीं कर सकते, मतलब वहां पर ग्रेविटेशन फील्ड लाइन पहुंची जाएगी। अगर कोई मास यहाँ पर रखा हुआ है ना, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि दूसरा जो मास है ना, उसकी फील्ड लाइन यहाँ पर पहुंच के इसके ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। समझ गया? चलो अगला टॉपिक है भैया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जी से लिखते हैं। मतलब ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से। जो एक्सेलरेशन, यही नाम ही इसका टॉपिक की डेफिनेशन होगी, जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से आता है, ग्रेविटी की वजह से आता है, कि आता है, उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है भैया, अब देखिए, ये है आपकी अर्थ। अर्थ का मास क्या है, मास ऑफ अर्थ। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है,
इसका मास यहाँ पर होगा, पूरा का पूरा लाई करेगा, रेडियस आर है, और यहाँ पर रखा है छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट, मतलब हम तुम आप हम सब पॉइंट ऑब्जेक्ट है अर्थ के मुकाबले। अर्थ का साइज कितना बड़ा है, हमारा साइज कुछ भी नहीं है, इसलिए हम पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इस मास को ये अपनी तरफ खींचेगा, जिस फोर्स से खींचेगा उसी को हम क्या कहते हैं भैया, ग्रेविटी कहते हैं। इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जी मास ऑफ अर्थ, हमारा मास अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ, समझ गए। अब ये फोर्स लग रहा है तो ये एक्सिलरेट करेगा, ये मास एक्सिलरेट करेगा इसके ऊपर फोर्स, तो इसी एक्सिलरेशन को हम क्या कहते हैं, जी। तो हमें क्या निकालना है, एक्सिलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन में मास। तो यहाँ पर जो एक्सिलरेशन है उसको जी से लिखता हूँ, फोर्स क्या है भैया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर, और मास क्या है भैया, डिवाइड बाय मास। कौन सा मास, तो ये वाला मास। मास से मास क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या आ रही है, जी कैपिटल एम आर स्क्वायर। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगी इसकी एसआई यूनिट। और अर्थ के लिए इसकी जो वैल्यू होती है अर्थ के लिए, वो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया, अब इसके अंदर जो होती है ना, वो पॉइंट टू पॉइंट वेरिएशन आती है, मतलब आप अर्थ के किसी पॉइंट पर खड़े रहो, आपको जी की वैल्यू अलग मिलेगी हर पॉइंट पर, ठीक है। इक्वेटर पर भी हम कहाँ पे रहते हैं, इक्वेटर पर। भारत कहाँ पर है, इक्वेटर पर। तो भैया भारत इक्वेटर पर है, तो इक्वेटर पर ग्रेविटी क्या होती है, अलग होती है, और पोल पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, अलग होती है। कैसे, चलो देखते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम है वेरिएशन जी, वेरिएशन इन जी ड्यू टू, जी के अंदर हम वेरिएशन कर रहे हैं, ठीक है। केस फर्स्ट, केस ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अर्थ की शेप की वजह से अर्थ की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसमें क्या होती है, वेरिएशन आती है। क्यों, देखिए सुन लीजिए, आपको पता है अर्थ थोड़ी ना ओवल शेप की है, क्या है, ऐसा ओवल शेप की, ठीक है, ज्यादा ही ओवल होगी है। आपको बता दूं, ओवल शेप के कारण इक्वेटर की रेडियस क्या होती है, ज्यादा होती है, और पोल की रेडियस क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ इक्वेटर ड्यू टू ओवल शेप, ड्यू टू इलिप्टिकल शेप, इलिप्टिकल शेप रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल। इसका स्क्वायर क्या होगा, ज्यादा होगा पोल के स्क्वायर से, कोई दिक्कत तो नहीं है। वी नो जी की वैल्यू क्या आई थी, जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर, यही था ना। अब आपको पता है भैया यहाँ पर जी, देखिए मास तो अर्थ का भैया इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए दोनों के लिए क्या होगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि इस पॉइंट के नीचे और इस पॉइंट के नीचे मास तो अर्थ का ही है ना। तो यानी जी और एम क्या है, कांस्टेंट है, जी और एम क्या है, क्या बदल रहा है, रेडियस। तो हम देख रहे हैं भैया जी इज इनवर्सली इक्वल टू क्या आ रहा है भैया, आर स्क्वायर। यानी जिसका रेडियस का स्क्वायर ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, कम होगा। जिसका रेडियस का स्क्वायर कम है उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हेयर रेडियस ऑफ पोल, इक्वेटर का स्क्वायर जो है, पोल का स्क्वायर जो है वो इक्वेटर के स्क्वायर से क्या है, कम है। तो जिसका स्क्वायर ज्यादा होगा उसकी ग्रेविटी क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी। जिसके रेडियस का स्क्वायर कम होगा उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। सो ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। आपको आपका वेट क्या होगा, एम से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो, एम जीपी ग्रेटर देन एम जीई। आपको अपना पोल पे वेट ज्यादा मिलेगा और इक्वेटर पर क्या मिलेगा, कम मिलेगा। पता होना चाहिए आपको, 9th क्लास में पढ़ा था हमने कि पोल पे किसी चीज का वेट क्या होता है, ज्यादा क्यों आता है, इसलिए क्योंकि वहां पर रेडियस कम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अब आते हैं भैया ड्यू टू, अब देखिए अब सबसे मेन टॉपिक आ रहा है, ड्यू टू डेप्थ वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ। आप डेप्थ में जा रहे हो, ठीक है, ये आपकी अर्थ है। पहले कहां पे खड़े थे, ए पॉइंट पर, कहां खड़े थे, ठीक है, आर डिस्टेंस पर, ठीक है। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, अच्छा इसका मास क्या है, एम है, इसका वॉल्यूम क्या भी है, एम क्या है, मास ऑफ अर्थ। कोई भी प्लैनेट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अर्थ ही कोई भी प्लैनेट है, प्लैनेट हो सकता है। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ या कोई भी प्लैनेट, ठीक है भैया। तो इसका जी पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, जी मास अपॉन में आर स्क्वायर, जी
मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी होता है। अर्थ की डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट और अर्थ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये क्या हुआ, आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा इसका, जो आपको मन रखा है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, स्क्वायर है। डेंसिटी मान लीजिए रो है आर स्क्वायर, ये और ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो आपका क्या हुआ, ए पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ रही है जी पाई रो जी आर आ रहा है। अच्छा, कई बार ये क्वेश्चन पूछे आता है, शो दैट जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। शो करना भी है, शो करो कि भैया, कई बार क्वेश्चन यही पूछा था, शो दैट कि जो आपकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो प्लैनेट की डेंसिटी के क्या होती है, डायरेक्टली होती है। मतलब समझिए कैसे, ये एक प्लैनेट है जो किसका बना है, एयर का। ये एक प्लैनेट है जिसको किसका बना है, रॉक का। किसका बना है, दोनों का साइज क्या सेम है, यानी दोनों की रेडियस क्या होगी, सेम होगी। यानी ये सबके लिए कांस्टेंट होता है, ये सबके लिए कांस्टेंट होगा, और रेडियस भी क्या होगी, दोनों की सेम ही है, तो इसलिए आर भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। बताओ किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, रॉक वाले या एयर वाले की। डेंसिटी ऑफ रॉक इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ एयर वाला प्लैनेट की। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसकी ज्यादा होगी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा, उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होगी, समझ गया। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रॉकी प्लैनेट की ज्यादा होगी एयर वाले प्लैनेट, समझ गया भैया। तो ये यहाँ पे हमने देख लिया, ये जी इज डायरेक्टली इक्वल टू डेंसिटी, समझ गया भैया। ये पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो डेरिवेशन हम कर रहे हैं ना, उसमें ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। बाकी क्वेश्चन जो पूछे आता है आपको यहीं तक करना है। ये क्वेश्चन अगर पूछे आएगा तो आपको यही करना है, यहां से लेके ये पूरा और ये साथ में, समझ गया भैया। बाकी जो डेरिवेशन चल रही है वो है। तो हमने ए पॉइंट पर हमने देख लिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम कहाँ आ गए भैया, डी डेप्थ नीचे। कहाँ आ गए, डी डेप्थ नीचे, गहराई में आ गए। अगर आप डी डेप्थ नीचे आ जाओगे तो आपको पता है आपके नीचे वाला स्फीयर क्या होगा, छोटा हो जाएगा, मास भी क्या होगा, कम हो जाएगा, और अर्थ का खिंचाव यानी ग्रेविटी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। यानी ये नीचे की तरफ आए तो भैया जो स्मॉलर स्फीयर आया वो ये स्फीयर बना, ये छोटा सा स्फीयर बना। अच्छा, इस छोटे स्फीयर की रेडियस क्या होगी, R-D तो होगी भाई, बड़े वाले की R थी, डी नीचे आ गया तो छोटे वाले की क्या होगी, R-D होगी। इसका नया वॉल्यूम क्या होगा, इसका बड़े वाले का मास m था, वॉल्यूम भी था। छोटे वाले का मास क्या आ गया, m डैश, वॉल्यूम क्या आ गया, v डैश। डेंसिटी वही रहेगी, इसकी डेंसिटी है, इसकी भी डेंसिटी वही है, समझिए, क्योंकि मटेरियल तो सेम ही है। वैसे अर्थ के मटेरियल की डेंसिटी बदलती रहती है हर जगह पर, लेकिन हम मान के चल रहे कि डेंसिटी हर जगह पर क्या है, सेम। तो हम बी पॉइंट पर पहुंच गए, कहां पहुंच गए, बी पॉइंट पर। तो एट पॉइंट बी की बात करो, एट पॉइंट बी। तो बी पॉइंट पर जैसे ही हम पहुंचे तो वहां की ग्रेविटी क्या होगी, जी नया जो छोटा वाला स्फीयर है उसका मास, ठीक है, अपॉन में उसकी रेडियस क्या, R-D का होल स्क्वायर। जी छोटे वाले स्फीयर का मास क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंटू में उसकी डेंसिटी, R-D का होल स्क्वायर। एक होगा जी वॉल्यूम क्या छोटे वाले स्फीयर का, 4/3 पाई उसकी रेडियस क्या, R-D का होल क्यूब, डेंसिटी अपॉन में R-D। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, होल स्क्वायर। ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो आप देखोगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी क्या होगा, 4/3 पाई जी R-D, R-D इंटू मेरो, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट सेकंड बाय फर्स्ट, तो क्या हुआ, जीबी अपॉन में जी इक्वल्स में क्या हुआ, जीबी क्यों निकाल रखे, 4/3 पाई जी रो आर माइनस क्या आ गया, डी, और 4/3 जी की वैल्यू क्या, पाई जी रो, और क्या हुआ आर, ये पूरी की पूरी टर्म क्या होगी, कैंसिल होगी। तो आपको पता है जी ए क्या है, सरफेस पे है, वहां पर क्या होता है, जी जी के बराबर होता है सरफेस पे, ठीक है। जी बी अपॉन में जी इक्वल्स में क्या हुआ, R-D अपॉन में आर। इसको लिख दोगे आर अपॉन में आर क्या होगा, 1, डी अपॉन में आर क्या होगा। तो भैया बी पॉइंट पर जो कि डेप्थ में है वहां पर क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, आपकी है, समझ गए। अब देखिए ध्यान दीजिए भैया, ठीक है। एग्जांपल में अगर आप 3200 किलोमीटर नीचे चले आओ, कहां चले आओ,
3200 किलोमीटर की डेप्थ में चले जाओ, तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? तो क्या होगा? 1 माइनस 3200, अर्थ की रेडियस क्या है? 6400, क्या है? इंटू में जी, जी भी तो लगाना है हमें। सॉल्व करोगे तो क्या होगा? जी अपॉन में 2 आ जाएगा। मतलब वहां पर क्या होगा? ग्रेविटी क्या होगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आधी हो जाएगी, सरफेस की आधी हो जाएगी। यदि आप कहां जा रहे हो? डेप्थ 6400 किलोमीटर, कहां चले गए? 6400 किलोमीटर नीचे, समझ गए? अर्थ के सेंटर पर कहां चले गए? अर्थ के सेंटर पर। तो वहां पर क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी? 1 माइनस क्या हुआ? आर अपॉन में आर, डी बी आर इंटू में जी, तो क्या हुआ? 0। तो भैया अर्थ के सेंटर पर किसी प्रकार को आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं मिलने वाली है। फिर आते भैया परसेंटेज चेंज इन जी। जी के अंदर परसेंटेज चेंज निकालना, कितने परसेंट जी चेंज हो रही है इतने डेप्थ में आने पर। तो भैया आपको पता है भैया, बी फाइनल, फाइनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनिशियल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनिशियल गुणे में क्या हुआ? 100। ये फॉर्मूला होता है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल गुणे में 100। तो बी की वैल्यू क्या रखी है? अभी देखा था 1 माइनस डी अपॉन में आर, जी ए पे क्या ग्रेविटी थी? जी, नीचे क्या आएगा? जी गुणे में क्या हुआ? 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो भैया क्या आएगा? डी अपॉन में आर इंटू में 100 आ जाएगा। ये माइनस क्या बता रहा है? कि जी की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। डेप्थ में जाने पर जी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। फाइनल वाला कम आ रहा है तभी तो नेगेटिव आएगा। फाइनल का मतलब क्या हुआ? डेप्थ में जाने पर ग्रेविटी क्या हो रही है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, अब देखिए, और इतना ही क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन वेट भी आता है। अच्छा, आप 3200 किलोमीटर नीचे गए, 3200 किलोमीटर नीचे गए तो ग्रेविटी क्या होगी? आधी होगी। कितने परसेंट का चेंज आएगा? -50%। क्या आएगा? देख लो यहां पर एकदम परसेंट एग्जांपल में, परसेंटेज चेंज इन जी क्या है आपका? -3200 डिवाइड बाय 6400 गुणे में 100 करोगे तो भैया क्या आएगा? -50%। -50% मतलब कि जी इतना कम हुई है। जी इतना, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना जी कम हो गया। अब अगला और लास्ट टॉपिक है आज का। ठीक है, वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट, वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट पे जाने में जी के अंदर क्या होती है? वेरिएशन आती है। ये थोड़ा कम आने की संभावना, पिछले वाला बहुत ज्यादा आने की संभावना है, 100%। ये भैया आप अर्थ के सरफेस पे थे, अर्थ का मास क्या था? एम था, रेडियस आर थी, सरफेस पे थे, ए पॉइंट पर। ए पॉइंट पर ग्रेविटी क्या होगी? जी मास अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। आप कहां चले गए? एच हाइट ऊपर, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या थी? एच, ये आर है। तो इस बी पॉइंट की क्या होगी? जी मास, मास वही रहेगा अर्थ का। इस पॉइंट के नीचे मास क्या रहेगा? अर्थ का ही तो रहेगा। मास बढ़ने वाला नहीं, इसलिए यहां पर भी मास एम यूज किया, वहां पर भी। वहां पर क्या होता था? नीचे आने पर मास कम हो जाता था स्फीयर का, नीचे आने पर अर्थ का साइज छोटा होता था, मास भी क्या होता था? कम हो जाता था। लेकिन ऊपर जाने पर क्या हुआ? अर्थ का साइज तो उतना ही रहेगा, बढ़ने वाला ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए मास क्या सेम है। रेडियस क्या होगी? आर प्लस एच का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों को डिवाइड करो, ये फर्स्ट है और ये क्या है? सेकंड है। डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, तो जी बी अपॉन में जी ए इक्वल टू जी एम आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इसको डिवाइड करोगे उल्टा हो जाएगा। ये क्या हुआ? आर स्क्वायर जी एम, जी एम से जी एम क्या हुआ? कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर। और ये यहां से आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या होगा? 1 प्लस एच अपॉन में आर हो जाएगा। नहीं समझे? जब आर यहां से कॉमन लोगे तो इसकी स्क्वायर टर्म में तो जो भी आएगा तो स्क्वायर ही आएगा। यहाँ पर आर था तो इसलिए 1 बचा, यहाँ पर आर नहीं था तो क्या हुआ? डिवाइड में आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। जी बी और जी ए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट ए क्या है? जी के बराबर है। यहाँ पर जी लिख दी, तो ग्रेविटी एट पॉइंट ए क्या आ गया? बी क्या हो गया? क्या आ गया? जी, इसको ऊपर ले आओगे तो क्या होगा? इसको ऊपर ले आएंगे तो क्या होगा? इसकी पावर +2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? एच अपॉन में आर की पावर क्या हो गया? -2। एक थ्योरम होती है, इसको कहते हैं बाइनोमियल इंडेक्स थ्योरम। इसको याद रखनी है, ग्रेजुएशन में आप पढ़ोगे। 1 प्लस माइनस एक्स की पावर अगर एन होती है तो हम क्या करते हैं? 1 प्लस माइनस इसको एन एक्स लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? पावर की मल्टीप्लाई कर देते हैं अगले वाले टर्म में। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो क्या हुआ? जी 1 माइनस 2 एच अपॉन में आर। ये डेप्थ पे हाइट पे जाने का फॉर्मूला है। कितनी भी किलोमीटर की हाइट पे से जाओ, वो हाइट यहाँ पे रखनी है आपको। रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता ही है, जी की वैल्यू पता ही है। आप उस हाइट पर आप जी की वैल्यू निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन जी क्या आएगा? परसेंटेज चेंज इन क्या होगा फॉर्मूला? फाइनल ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू इनिशियल डिवाइड बाय
इनिशियल गुणे में क्या आएगा, फाइनल क्या रखा, 1 माइनस 2h अपॉन में r इंटू में क्या आ गया g माइनस फिर क्या है बेटा g डिवाइड बाय g गुणे में क्या आ गया 100। ठीक है, अब देखिए g से g कॉमन लीजिए, काटा पीटी करके आपका आने वाला है माइनस 2h अपॉन में r गुणे में 100। ठीक है, ये इतना ही क्या होगा, वेट में भी इतना ही चेंज आएगा। ठीक है, बराबर में परसेंटेज चेंज इन वेट आएगा। ठीक है भैया, अच्छा ये माइनस क्या बता रहा है, जी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, हाइट पे जाने पे जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती रहती है। ठीक है भैया, समझ गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि एक ऐसा पॉइंट बताओ, नोट में लिखना है, ए पॉइंट जमीन के अंदर है और बी पॉइंट जमीन के ऊपर है, बताओ दोनों में रिलेशन क्या है। हाँ, और दोनों पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, सेम है। इफ जी ए बराबर में जी बी, ये क्या है, डेप्थ पर है और ये क्या है, हाइट पर है। जी ए बी पॉइंट कहां पर है, हाइट पर है, और ए पॉइंट कहां है, डेप्थ पर है। तो फाइंड द रिलेशन इन बिटवीन ए डेप्थ एंड हाइट, डेप्थ और हाइट के बीच में क्या रिलेशन हुआ। ठीक है भैया, देखिए ये क्या है, डेप्थ पर है, डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, जी 1 माइनस डी अपॉन में आर, बोला हाँ यही निकली थी। और हाइट पर क्या होती है, जी 1 माइनस 2h अपॉन में आर, जी से जी क्या हुआ, कैंसिल हो गया, डी अपॉन में आर 1 माइनस 2h अपॉन में आर, 1 से 1 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, माइनस डी अपॉन में आर माइनस 2h अपॉन में आर, है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, आर से आर कैंसिल, क्या हुआ, डी इक्वल्स में क्या हुआ 2r, यानी अब 2h। इसका मतलब ये हुआ कि इफ हाइट इक्वल्स में 1 किलोमीटर तो डेप्थ इक्वल्स में क्या होगा 2 किलोमीटर आएगा, क्या आएगा, यदि आपकी हाइट 1 किलोमीटर है तो डेप्थ क्या होगा 2 किलोमीटर, यदि आपकी हाइट 2 किलोमीटर है तो डेप्थ क्या होगा 4 किलोमीटर। इन पॉइंट्स पर 2 किलोमीटर ऊपर जाओ, 4 किलोमीटर नीचे आओ, दोनों पॉइंट पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। सेम के लिए तो किया है, ठीक है भैया, 1 किलोमीटर ऊपर जाओ, 2 किलोमीटर नीचे आओ, दोनों पॉइंट पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है भैया, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है भैया। और अगली क्लास है ऑन टाइम स्टार्ट हुई क्लास, इसमें ऐसे ही पढ़ाऊंगा इस वाले में और लगातार पढ़ाऊंगा। ठीक है भैया, दूसरे बैच में लिखने का ही मौका दूंगा। इस चैप्टर का टारगेट है कि इस वीक में खत्म हो जाए। आज कौन सा वीक चल रही है, हाँ, इसके बाद एक और क्लास होगी, फिर उसके बाद संडे को एक क्लास होगी। ठीक है, तो इन दिनों में इस वीक में इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। ठीक है भैया, और ठीक है, मैंने तेज नहीं कराया, बस लगातार कराया, चीजें आसान है। ठीक है भैया, एकदम सिंप्लीफाइड चीजें, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। एक बार जाके नोट्स बनाओगे, नोट्स आते के साथ ही परसों की क्लास में मैं चेक करूंगा, जिसका नोट्स नहीं हुआ है टेलीग्राम पे पहले जाके ऐड हो जाओ। ठीक है, वहीं पे आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।